हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 7 यानी वेव्स एंड वाइब्रेशंस का सरल आवर्त गति से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, तो 2019 समर के एग्जाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था जो इस तरह से था। एक सरल आवर्त गति करते हुए कण के लिए विस्थापन समीकरण y इक्वल्स 0.2 साइन 50 पाई ब्रैकेट के अंदर t प्लस 0.01 ब्रैकेट क्लोज मीटर है, जहां y विस्थापन है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट आयाम, दूसरा कोणीय वेग, थर्ड आवर्तकाल, फोर्थ आवृत्ति और 5वें नंबर पर पूछा है अधिकतम वेग। यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज y इक्वल्स 0.2 साइन 50 पाई inside bracket t plus 0.01 meter where y is displacement at the instant time. Calculate first amplitude, angular velocity, time period, frequency एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो देखेंगे हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन लिखते समय आप सबसे पहले आपको क्या दिया है उसे ध्यान से देखिए एक बार। आपको जो चीज दी गई है वो है आपका सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण। ठीक है, अब देखिए विस्थापन समीकरण आपने जो फर्स्ट वीडियो देखा होगा, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दो तरह से आपको मैंने विस्थापन समीकरण वहां पर बताए थे। ठीक है, तो विस्थापन समीकरण पहला तो आपको बताया था y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी, और दूसरा एक विस्थापन समीकरण मैंने आपको बताया था y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये जो दूसरा इक्वेशन है y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, उसको हम कहते हैं सरल आवर्त गति का व्यापक समीकरण, यानी दैट इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम सबसे पहले इसमें लिख लेंगे सरल आवर्त गति का व्यापक समीकरण, that is general equation of simple harmonic motion, y equals a sin omega t plus phi। अब देखिए यहाँ पर शब्दों का मतलब क्या है, इन सिंबल्स का मीनिंग क्या है। y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, स्मॉल a किसको डिनोट करता है, आयाम यानी एम्पलीट्यूड को, ओमेगा किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी को, और ये जो फाई है ये कण की प्रारंभिक कला यानी इनिशियल फेज को बताता है। अब देखिए यहाँ पर हमने व्यापक समीकरण क्यों लिखा, दरअसल हमें जो क्वेश्चन में ये इक्वेशन दी गई है ये हमें लगभग व्यापक समीकरण से मिलती हुई लगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे ताकि ये एग्जैक्टली इसके जैसे दिखने लग जाए, यानी व्यापक समीकरण की तरह से दिखने लग जाए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सरल गति का आवर्त गति का व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को, इसको लिख लेंगे हम इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम करेंगे मॉडिफाई इस इक्वेशन जो हमें दी गई है। ठीक है, अब देखिए जो इक्वेशन आपको दी गई है वो है y इक्वल्स 0.2 साइन 55 ब्रैकेट में t प्लस 0.01 मीटर। ठीक है, इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके लिखते हैं, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स 0.2 साइन 55 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो व्यापक समीकरण है उसमें क्या लिखा हुआ था, a साइन ओमेगा टी ब्रैकेट के अंदर था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 50 पाई जो है एक्स्ट्रा बाहर निकला है, तो इसको हम इनसाइड द ब्रैकेट इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 पाई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 50 पाई इंटू टी प्लस, यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 0.50। ठीक है, 50 से यहाँ ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.50 बाहर से मीटर, इसको लिख लेंगे हम इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन 2 को जो हमें दी गई थी इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसे हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हम कहेंगे कि समीकरण 2 की तुलना समीकरण 1 से करने पर, ठीक है, या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 की तुलना सरल आवर्त गति के व्यापक समीकरण से करने पर। इंग्लिश में कहें तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1 और विद जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप देखिए वहां पर वो इक्वेशन क्या थी आपकी, वहां पर वो पहली इक्वेशन थी y इक्वल्स थी a साइन ओमेगा टी प्लस 5 थी वो इक्वेशन, है ना, ये थी आपकी पहली इक्वेशन। तो कंपेयर करिए तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए सेम है y है, और राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ है
स्मॉल ए यानी एम्पलीट्यूड, और इस साइड है 0.2, तो ए इक्वल्स यहाँ पर क्या आ गया आपका 0.2। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर, देखिए ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी को देखें तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा है ओमेगा टी, ठीक है। तो ओमेगा टी की जगह पर यहाँ क्या है 50 पाई टी। इसका कहने का मतलब है कि ओमेगा जो है किसके बराबर होगा 50 पाई के, क्योंकि टी टी दोनों में सेम है। तो ओमेगा इक्वल्स कितना लिख सकते हैं हम 50 पाई, ठीक है। अब तीसरी चीज देखें, लास्ट में यहाँ पर फाई जो है, यहाँ पर प्लस फाई की जगह पर क्या है 0.50। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो फाई किसके बराबर दिख रहा है हमें, यहाँ पर इक्वेशन 1 में जो फाई है वो यहाँ पर 0.50 है, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि इस कण का के लिए आपको निकालना है आयाम, कोणीय वेग, आवर्तकाल, आवृत्ति और अधिकतम वेग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयाम। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने आयाम आपको कंपेयर करके लिख के दिखाया था, तो आयाम एक किसके इक्वल था 0.2। तो हम लिख लेंगे इसलिए कण का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो इंग्लिश में मैं आपको बता दे रही हूं क्या कहते हैं इसको, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल स्मॉल ए इक्वल्स क्या लिखेंगे, स्मॉल ए कितना है 0.2। अब यहाँ पर केवल 0.2 लिखा है मैंने, इसके आगे यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो 0.2 एम्पलीट्यूड को किस में मापा जाता है, मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। एम्पलीट्यूड को मीटर में क्यों मापा जाता है, एम्पलीट्यूड दरअसल होता क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, यानी कण का आयाम दरअसल क्या है उस कण का माध्य स्थिति से एक ओर का अधिकतम विस्थापन, और विस्थापन को मापा जाता है मीटर में। तो आयाम भी किसमें नापा जाएगा, मीटर में। तो देखिए पहला क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड हम देखेंगे, सेकेंड पूछा गया है इसमें कण का कोणीय वेग, ठीक है। तो कण का कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी को अभी आपने ऊपर देखा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कंपेयर किया था तो ओमेगा किसके बराबर था 50 पाई के, और कोणीय वेग को हम किससे निरूपित करते हैं, ओमेगा से। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स कितना आ जाएगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो है 50 पाई, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ हमें रखना होता है यूनिट यानी उसका मात्रक। तो ओमेगा यानी कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर हमारा दूसरा आंसर भी आ चुका है, ओमेगा इक्वल्स 50 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब तीसरा आंसर निकालते हैं। तीसरा इसने पूछा है आपका आवर्तकाल, यानी कि उस पार्टिकल का टाइम पीरियड, ठीक है। तो आवर्तकाल कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो आवर्तकाल यानी कि जो टाइम पीरियड होता है, उसके लिए आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था। टाइम पीरियड T इक्वल्स होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब देखिए फिजिक्स में आपको फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, और अगर आपको देखिए फॉर्मूले याद हैं उन्हें कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, और उसके साथ आप यूनिट अगर सही ढंग से लिखें तो आपके मार्क्स कहीं पर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो T इक्वल्स 2 पाई अपॉन ओमेगा में हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, 2 पाई वैसा ही रख देते हैं, और ओमेगा हमारा क्या निकल के आया है 50 पाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 पाई। अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 50 25 टाइम्स कटेगा, ठीक है, 25 दूनी 50, ठीक है। तो यह आ गया आपके पास टाइम पीरियड T इक्वल्स 1/25, और टाइम पीरियड दरअसल एक समय है, यानी एक आवर्त पूरा करने में लिया गया समय कहलाता है आवर्तकाल, ठीक है। टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड। तो इसकी यूनिट क्या लिखी जाएगी, इसकी यूनिट आप लिखेंगे सेकेंड, ठीक है। तो तीसरा आंसर भी आपके पास आ चुका है टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे फोर्थ, ठीक है। फोर्थ चीज इसमें क्या निकालनी थी, फोर्थ इसमें आपको निकालना है आवृत्ति, उस कण के लिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आवृत्ति को हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। देखिए दरअसल उस क्वेश्चन में, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो था उसमें इनकी डेफिनेशन पूछी गई थी। आयाम किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, आवर्तकाल किसे कहते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं, ठीक है। इस तरह से डेफिनेशन पूछी गई थी, वहां पर मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए थे। तो आवृत्ति दरअसल आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। देन आवृत्ति को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एन से, और एन किसका रेसिप्रोकल है, टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल टी का। तो एन इक्वल्स लिखेंगे फॉर्मूला 1/t, ठीक है। तो एन इक्वल्स 1/t अगर आप लिखते हैं यहाँ पर,
तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 1/t के प्लेस पर यहाँ पर क्या रखेंगे, 1/25 रखेंगे, है ना। तो 1/25। अब देखिए अगर 1/1/25 है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 25 ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। अब 25 क्या, या तो आप लिखेंगे कंपन प्रति सेकेंड, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं यानी कि वाइब्रेशन पर सेकेंड, या फिर आप इसको सिंपली लिख सकते हैं हर्ट्ज, ठीक है। आवृत्ति को किसमें नापा जाता है, आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक आंसर और निकालना रह गया है, वो है आपका अधिकतम वेग, ठीक है। हमें इस कण का अधिकतम वेग यानी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। अब एक चीज देखिए, जो मैंने दूसरा वीडियो इस वेव्स एंड वाइब्रेशन का पार्ट 2 वाला वीडियो जो है, उसमें मैंने आपको सरल आवर्त गति के वेग का व्यंजक निकालना बताया था, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है, किसी सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग v बराबर होता है आपका ओमेगा √a² माइनस y², ठीक है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय v इक्वल्स ओमेगा √a² माइनस y²। अब देखिए यहां पर केवल वेग निकालने को नहीं कहा गया है, उसने कहा है अधिकतम वेग, ठीक है। तो हमें निकालनी है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे, देखिए वहां पर मैंने 2 केस डिस्कस किए थे आपके साथ, कि जब y 0 होता है और y जब a के बराबर होता है। तो उसमें से एक केस था आपका, केस फर्स्ट जो था, वहां पर आपने देखा होगा उस वीडियो में, कि जब y इक्वल्स 0 हो, ठीक है। y जब 0 होता है यानी कि y जिस समय मिनिमम होता है, विस्थापन जिस समय कण का जो है 0 होता है, मिनिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जब मिनिमम होता है, उस समय हमारे पास v कितना निकल के आता है, v बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ओमेगा √a² माइनस 0 का स्क्वायर, y के प्लेस पर हमने क्या रख दिया 0। तो यहाँ पर ये कितना निकल के आएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो v इक्वल्स आपके पास आ जाएगा, a² बाहर आ जाएगा, a बन जाएगा, तो v इक्वल्स आ जाएगा a ओमेगा। तो तब हमने वहां पर ये आपको बताया था कि जिस समय डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, उस समय उस पार्टिकल के पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, यानी कि उस समय v क्या होता है, मैक्सिमम। तो आप ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगर आपसे कहा जाता कि वेग निकालिए वेलोसिटी फाइंड आउट करके, तब आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला लिखते, v इक्वल्स ओमेगा √a² माइनस y²। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कण का अधिकतम वेग कितना होगा, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो y जब 0 होता है तभी वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होती है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि v मैक्सिमम होता है किसके बराबर, a ओमेगा के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड को आपकी एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ये जो केस फर्स्ट है आपका, केस फर्स्ट v इक्वल्स ओमेगा √a² माइनस y² जो आपका ये दिया गया है, यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप y बराबर 0 रख देंगे, ठीक है। तो y बराबर जब 0 रखेंगे तो आपको v बराबर कितना मिल जाएगा, ओमेगा √a² माइनस 0 का स्क्वायर। तो v मैक्सिमम बराबर कितना आ जाएगा, a ओमेगा, यानी कि कण का अधिकतम वेग v मैक्सिमम किसके बराबर होगा, a ओमेगा के बराबर होगा। और हमें यही फाइंड आउट करना है। अगर केवल कण का वेग निकालने को कहा होता तब हम v बराबर ओमेगा √a² माइनस y² के अकॉर्डिंग आंसर निकालते, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि कण का अधिकतम वेग याद कीजिए यानी मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, v मैक्सिमम बराबर होता है a ओमेगा। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए चूंकि आपको पता चल गया है कि कण की मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्सिमम किसके बराबर होती है, a ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर a और ओमेगा की वैल्यू पुटअप कर देंगे। स्मॉल a की वैल्यू आपकी कितने निकल के आई थी, स्मॉल a की वैल्यू आपके पास निकल के आई थी वहां पर 0.2 इनटू, यहाँ पर आपके पास ओमेगा कितना निकल के आया था, ओमेगा निकल के आया था आपके पास 50 पाई, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको 10 पाई, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 पाई। अब यहाँ देखिए 10 पाई वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मात्रक लिख देंगे साथ में मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 10 पाई मीटर पर सेकेंड हो गई आपकी उस कण की मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको सबसे पहले तो पता होने चाहिए सारे फॉर्मूले, और फॉर्मूलों में भी आपको हर सिंबल की मीनिंग पता होनी चाहिए,
ठीक है, जैसे हमने वो फॉर्मूला कहा था कि y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाला जो फॉर्मूला था, अगर आपको फॉर्मूला याद है और सपोज उसके अंदर की सिंबल्स क्या का मीनिंग क्या है ये नहीं पता है, तो आपको फॉर्मूला याद करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर y क्या था, उस कण का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, a था एम्पलीट्यूड, ओमेगा था कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, और फाई था इनिशियल फेज। अगर ये पता है तभी आप आगे को क्वेश्चन सॉल्व करने में आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपका 2019-20 विंटर एग्जाम में, जो इस पेपर का कोड 100 था, उसमें ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 0.8 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण अगर सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसका आयाम 1 मीटर और आवर्तकाल 11/7 सेकेंड है, तब कण के वेग और गतिज ऊर्जा की गणना उस क्षण कीजिए जब कण का विस्थापन 0.6 मीटर हो। यानी अ पार्टिकल ऑफ मास m इक्वल 0.8 किलोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 1 मीटर एंड पीरियडिक टाइम 11/7 सेकेंड, देन कैलकुलेट the velocity and kinetic energy of particle at that instant when displacement is 0.6 मीटर। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें दी हुई हैं और फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी किस समय, जब कण का आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है, इसमें क्या क्या वैल्यूज आपको दी गई हैं। सबसे पहले दिया गया है कण का द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बोल दे रही हूं, तो यहाँ पर लिख भी देती हूँ मास ऑफ पार्टिकल। मास ऑफ पार्टिकल कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है आपको 0.8 किलोग्राम। अब ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको जो भी वैल्यूज दी गई हैं सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा कि वहां पर वो एमकेएस सिस्टम में दी गई हैं या नहीं। एमकेएस सिस्टम आपको पता होगा मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम को कहते हैं। तो आपका जो द्रव्यमान है वो किसमें, मास जो है वो होना चाहिए किलोग्राम में, लंबाई होनी चाहिए मीटर में और टाइम सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप उन्हें मीटर किलोग्राम सेकंड में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो आपके लिए चीजें ईजी रहेंगी। ठीक है, होलसेल कहने का मतलब ये है कि जितनी भी क्वांटिटीज आपको दी गई हैं सब एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। या तो सारी की सारी यूनिट उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो आप लिख रहे हो या तो एमकेएस सिस्टम में होनी चाहिए या सीजीएस सिस्टम में ही होनी चाहिए। सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में। ठीक है, तो या तो लंबाई को अगर सेंटीमीटर में लिख रहे हो तो आप द्रव्यमान को ग्राम में कन्वर्ट करो, अगर लंबाई को किलोग्राम में लिख रहे, अगर लंबाई को मीटर में लिख रहे हो तो द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर कण का द्रव्यमान दिया है 0.8 किलोग्राम, और दूसरी चीज क्या दी है, कण का आयाम दिया है आपको यानी कि एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है आपको यहाँ पर, वो है 1 मीटर। ठीक है, और फिर दूसरी चीज क्या दी गई है, कण का आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड दिया गया है। ठीक है, और टाइम पीरियड आपको कितना दिया है, टाइम पीरियड यहाँ पर आपको मिला हुआ है 11/7 सेकेंड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, तो ये हो गया, और मास के लिए स्मॉल एम। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको दी गई हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है, कण का वेग और गतिज ऊर्जा उस क्षण जब कण का विस्थापन 0.6 मीटर हो। तो चलिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इस कण का वेग। ठीक है, तो कण का वेग फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा ये देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कण के वेग की गणना। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो मैं यहां पर लिख दे रही हूं कण के वेग की गणना। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ठीक है, अब चाहे तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि दिया है के बाद क्या ज्ञात करना है वो लिख सकते हैं कि व्हाट टू फाइंड। गिवन वाली क्वांटिटी लिखने के बाद आप लिखेंगे व्हाट टू फाइंड, क्या ज्ञात करना है, उसमें लिख सकते हैं कण का वेग और गतिज ऊर्जा, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट किया है यहाँ पर कण के वेग की गणना। अब देखिए कण का वेग, अभी जस्ट आपको पहले क्वेश्चन में मैंने आपको आंसर जब बताया था तो वहां पर लिखा था कण का वेग जो होता है v इक्वल्स ओमेगा √a² माइनस y²। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा की जरूरत है हमें। ठीक है, दूसरा एम्पलीट्यूड की जरूरत है, ओमेगा यानी कोणीय वेग चाहिए, फिर ए चाहिए यानी कि एम्पलीट्यूड आयाम,
और y चाहिए यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए जो इसमें से आयाम है, एम्पलीट्यूड है a, वो तो हमें दिख रहा है 1 मीटर है, ठीक है। और दूसरी चीज y विस्थापन उसने कहा है कि जब कण का विस्थापन 0.6 मीटर हो, तो यानी उसमें वहां पर आप y क्या रखोगे 0.6 मीटर, ठीक है। तो अब बची तीसरी चीज ओमेगा तो इस क्वेश्चन में हमें कहीं पर नहीं दिख रहा है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा पहले तो हम इसे लिख लेते हैं इक्वेशन 1। ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको देखिए टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड से हम ओमेगा निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला कहता है T इक्वल्स होता है आपका 2π/ओमेगा, ठीक है। तो वहां से ओमेगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रही हूँ किनारे पर। तो फॉर्मूला होता है क्या? T इक्वल्स 2π/ओमेगा से फ्रॉम T इक्वल्स 2π/ओमेगा, ओमेगा किसके इक्वल हो जाता है आपका? ओमेगा इधर आएगा तो 2π/T के इक्वल हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे 2π/ टाइम की जगह पर यहां पर रख दिया जाएगा 11/7, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज्ड ओमेगा की वैल्यू कितनी आती है आपके पास? तो देखिए ओमेगा की वैल्यू यहां पर आप लिखेंगे 7 ऊपर आ जाएगा, तो इसे आप लिख सकते हैं 14π/11, ठीक है। तो अब इस ओमेगा की वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, इक्वेशन 1 में पुटअप आप इसे करते हैं तो दिस इंप्लाइज लिखेंगे v इक्वल्स ओमेगा के प्लेस पर रख दीजिए 14π, पाई के प्लेस पर मैं उसे लिख रही हूं यहां पर 3.14 पाई की वैल्यू होती है जो अपॉन 11, ठीक है, इनटू स्क्वायर रूट के अंदर देखिए स्क्वायर रूट के अंदर की पहली क्वांटिटी है a का स्क्वायर। a क्या है आपका? एम्पलीट्यूड यानी आयाम, और वो कितना है 1 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लिखा है। तो y स्क्वायर क्या होगा? y यहाँ पर कहा गया था कि जब कण का विस्थापन 0.6 मीटर हो, यानी कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0.6 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि y को यहाँ पर क्या रखेंगे हम 0.6, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको 0.6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप अगर इस को पूरा सॉल्व करते हैं तो पहले इसे सॉल्व कर लेंगे कि ये आ जाएगा 1 माइनस 0.36 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करना आसान है, और कैलकुलेट करने के बाद आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए v इक्वल्स आपके पास फिर फाइनली आ जाता है, v इक्वल्स आप लिखेंगे आंसर में 3.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ये आंसर इतना ही आएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आसान सा था। आपको क्या करना था, केवल इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और उस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुटअप कर दी, और ये भी देखा हमने साथ में कि ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। दूसरे पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है उस कण की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कण की गतिज ऊर्जा की गणना, कण की गतिज ऊर्जा की गणना यानी कि कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हम करेंगे, उसके लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत होगी, ठीक है। और फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का आप सभी को पता होगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको मालूम है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स होता है ½ mv², जहां पर m क्या होता है उस पार्टिकल का मास, और v होती है उस पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए कण का द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में दिया गया है, वो है आपका 0.8 किलोग्राम, ठीक है। और आपका जो कण की गतिज ऊर्जा आप जो निकलेगी वो आप इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो तब आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिस इम्प्लाइज्ड काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स आप लिखेंगे ½ m के प्लेस पर क्या रखेंगे आप, कितना किलोग्राम था 0.8 किलोग्राम, इनटू वेलोसिटी रख लेंगे। वेलोसिटी को आप यहाँ पर अगर रखते हैं 3.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कितना आता है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास, इसको सॉल्व करके देखिएगा आप, इजी है सॉल्यूशन। 3.2 का स्क्वायर करेंगे और 2 से चाहे तो पहले ये 0.8 को कट कर सकते हैं, 0.4 टाइम्स ये कट हो जाएगा। इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली लगभग आएगा 4.1 जूल के,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आई? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पर निकल के आई है 4.1 जूल। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस इसमें सिंपल आते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले में जो सिंबल हैं उनका अर्थ क्या है वो पता होना चाहिए। और लास्ट में क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेते हैं तो यूनिट जरूर लिखिए, जैसे यहाँ पर हमने मीटर पर सेकंड लिखा है और यहाँ पर इसके लिए काइनेटिक एनर्जी की यूनिट लिखी है जूल। ठीक है, तो आशा है आपको ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए।